दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला जो है हम करा चुके हैं आपको, वो भी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाठशाला का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है पाठशाला का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गृह हो जाएगा। क्योंकि विद्यालय, स्कूल और शिक्षालय जो है पाठशाला का पर्यायवाची शब्द है, जबकि गृह मतलब घर होता है। यहाँ पे पाठशाला, विद्यालय, स्कूल और शिक्षालय ये सभी एक ही अर्थ को दर्शाते हैं, यानी शिक्षा प्राप्त करने की जगह को। और जो गृह है इसका होता है अर्थ होता है घर, यह शिक्षा से संबंधित नहीं है, अतः गृह शब्द जो है पाठशाला का पर्यायवाची नहीं होगा। पाठशाला के और भी पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि ज्ञान के मंदिर, विद्यापीठ, अध्ययन संस्थान और शिक्षा का मंदिर, ये सभी भी पर्यायवाची हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि अधिकार शब्द का विलोम क्या होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दास्ता होगा अधिकार शब्द का विलोम। सभी जो ऑप्शन है उसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, अधिकार मतलब होता है किसी चीज़ पर हक या दावा, और दास्ता मतलब होता है किसी पर पूर्ण निर्भरता या फिर गुलामी की स्थिति। अन्य जो विकल्प है जैसे कि दायित्व, यह किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी को दर्शाता है। और जो स्वतंत्रता शब्द है ये किसी भी बंधन से मुक्त होने की स्थिति को दर्शाता है, मतलब आज़ाद होने की स्थिति को। और जो नियंत्रण है किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाने की स्थिति को दर्शाता है, अतः अधिकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दास्ता होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि अविनाशी शब्द में उपसर्ग क्या है। तो अभी आपको जैसा कि पता होगा कि वैसे वर्ण या शब्द जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसका मीनिंग बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। वैसे ही जो प्रत्यय होता है वो वैसा वर्ण होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका मीनिंग बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। अविनाशी शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो यहाँ पे अविनाशी शब्द में जो उपसर्ग होगा वो अ होगा, यानी अविनाशी शब्द में अ उपसर्ग है। और अन्य सभी देख सकते हैं यहाँ पे उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अविनाशी इस शब्द में अ उपसर्ग जुड़ने से विनाशी शब्द का अर्थ बदल गया है। विनाशी का अर्थ होता है नष्ट होने वाला, जबकि अविनाशी का अर्थ होता है नष्ट न होने वाला, मतलब कि अ उपसर्ग जुड़ने से उसका जो अर्थ है वो परिवर्तित हो गया है, तो अविनाशी शब्द में अ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो स्वतंत्र का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर ए होगा, स्व प्लस तंत्र। संधि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। और स्वतंत्र जो शब्द इसमें लिया गया है, इस शब्द में स्व और तंत्र दो मूल शब्द हैं, इन दोनों के मेल से स्वतंत्र शब्द बना है, स्व प्लस तंत्र, स्व धन तंत्र, स्वतंत्र यहाँ पे बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि रचनात्मक शब्द का सही विलोम क्या होगा। तो रचनात्मक शब्द का सही विलोम होगा, रचनात्मक शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, और यहाँ पे जो इसका विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विध्वंसात्मक। विध्वंसात्मक होगा किसी चीज़ को नष्ट करने वाला, नष्ट होना। यहाँ पे देख सकते हैं रचनात्मक होता है नई चीज़ें बनाने या फिर बनाने से संबंधित, या फिर सृजनात्मक। रचनात्मक का ये एक तरह से पर्यायवाची समझ सकते हैं। और विध्वंसात्मक का मतलब होता है नष्ट करने वाला या फिर तोड़ने वाला। अन्य जो सभी विकल्प दिया गया है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। जो प्रेरक शब्द है, किसी को काम करने के लिए प्रेरित करना या फिर उकसाना, उसे बोलते हैं प्रेरक। ओके। और सक्रिय मतलब होता है जो काम कर रहा हो या फिर सक्रिय हो, जो एक्टिव हो। और नवीन मतलब होता है नया या फिर ताज़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कलह का पर्यायवाची शब्द क्या है। कलह मतलब होता है झगड़ा, तकरार, इन सबसे विवाद से संबंधित है कलह। और यहाँ पे इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो विवाद हो जाएगा। यहाँ पे कलह का अर्थ झगड़ा होता है, मतभेद होता है या फिर लड़ाई होता है। और जो विवाद है इसका अर्थ भी झगड़ा, मतभेद या फिर बहस होता है। तो ये क्या होगा, पर्यायवाची होगा, कलह और विवाद एक दूसरे के। अन्य जो सभी विकल्प है उसका देख लीजिए विश्लेषण। शांति का अर्थ होता है शांत होना या फिर चुप होना।
समरसता मतलब होता है एकता या फिर मेल मिलाप या मेल जोल। और प्रेम इसका अर्थ होता है प्यार और स्नेह। कलह के अन्य भी पर्यायवाची शब्द है जैसे कि झगड़ा, तकरार, कहा सुनी, वैमनस्य, मतभेद, खटपटा, टंटा, लड़ाई और संघर्ष। ये सभी कलह के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जल प्रवाह का सही समास क्या है। तो जल प्रवाह जो है वो तत्पुरुष समास है। ओके, यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास एक प्रकार का समास है जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, जहाँ पहला शब्द विशेषण की तरह काम करता है और जो दूसरा शब्द है विशेष्य की तरह काम करता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में विशेषण और विशेष्य के बीच एक विशेष संबंध होता है। तो तत्पुरुष समास कुल मिलाकर विशेषण और विशेष्य के बीच में संबंध को दर्शाता है, जिसमें पहला जो शब्द होता है वो विशेषण की तरह काम करता है और दूसरा शब्द विशेष्य की तरह। देखिए जल प्रवाह में जो चीज़ें दिया गया है उसको समझ लीजिए। जल प्रवाह में जल जो है क्या है, एक विशेषण है और प्रवाह इसमें विशेष्य है। जल प्रवाह की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह प्रवाह जल से संबंधित है, इसलिए जल प्रवाह का अर्थ होता है जल का प्रवाह या जल से संबंधित प्रवाह। ओके, तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरण होते हैं जैसे कि नीलकमल, इसका मतलब होता है नीला कमल, और राजमहल मतलब राजा का महल, देवदार मतलब देवों का द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अविनाशी में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है और ये क्वेश्चन हमें लग रहा है कि रॉन्ग है, इसलिए हम लोग इसे छोड़ते हैं, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मुहावरेदार नहीं है। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो मुहावरा नहीं है। इसमें देखिए जो दांत खट्टे करना है वो भी एक मुहावरा होता है, हाथ खींच लेना मुहावरा है और आग बबूला हो जाना मुहावरा है। जो वह नींद में है ये सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा वाक्य है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुहावरे वो शब्द होते, वो सेंटेंस होते हैं जिनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक्चुअल जो रियल मीनिंग होता है उससे अलग होता है। इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, मुहावरे एक ऐसा जो है वाक्यांश होता है जिसका शाब्दिक अर्थ और वास्तविक अर्थ अलग अलग होता है। मुहावरे हमारी भाषा को जीवंत बनाते हैं और भावों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करते हैं। जो सभी विकल्प दिया गया है देख सकते हैं, किसी को परेशान करना या हराना यह एक मुहावरा है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन जो नींद में है शाब्दिक अर्थ और वास्तविक अर्थ एक ही है, यह कोई मुहावरा नहीं है बल्कि एक साधारण सा वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमने इम्पोर्टेंट मुहावरा है वो लिया है। ठीक है, आंखें दिखाना मतलब होता है धमकाना, और आंखें बिछाना जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। आंखों से ओझल होना मतलब दृष्टि से दूर हो जाना। अंगूठा दिखाना मतलब असमर्थता व्यक्त करना। अंगूठा छाप मतलब अशिक्षित व्यक्ति। आकाश पताल एक करना मतलब बहुत खोज करना। आकाश का चांद तोड़ लाना मतलब असंभव कार्य करना। और अंधे की लाठी जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है सहारा देने वाला। अंधे के हाथ बटेर मतलब अप्रत्याशित लाभ, मतलब जिस लाभ का कोई आशा नहीं था वैसा लाभ जो है उसको हाथ लग गया है। जो अगला है अंधे कुएं में डूबना मतलब कि बर्बाद होना। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जाम्पल में आग लगाना मतलब उत्तेजित करना। आग में घी डालना विवाद बढ़ाना। आकाश में बातें करना असंभव बातें करना। आंखें दिखाना धमकाना। आंखें फेर लेना अनदेखा करना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। आंसू बहाना मतलब रोना। और आंसू पोंछना मतलब संतावना देना। आकाश पताल एक करना मतलब बहुत खोज करना। और लास्ट मुहावरा है एग्जाम्पल में आकाश से बातें करना मतलब असंभव बातें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि वह कौन सा सर्वनाम है। जो वह है वह कौन सा सर्वनाम है। जो वह है यह निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। यहाँ पे देख सकते हैं वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना। यह सर्वनाम तब उपयोग किया जाता है जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसके बारे में हम पहले से परिचित होते हैं या उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो ज्ञात होता है। यहाँ पे
सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि आप, हम, इस, उस, मैं, तू, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ इत्यादि। सर्वनाम के कुल जो है 6 भेद होते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। किसी जो है एमसीक्यू वाले वीडियो में ही हम सर्वनाम को जो है जो सभी 6 भेद है इसको हम लोग क्लियर करा देंगे। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं पहले। निश्चयवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि वह, यह, ये, वे, इस। और इन सभी के बारे में हम लोग उसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम पहले से परिचित होते हैं। ओके, यहाँ पे अगला शब्द देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि असीम का विलोम शब्द क्या है। असीम का जो विलोम होता है, ससीम का जो विलोम होता है वो असीम होता है। यहाँ पे ससीम का अर्थ क्या होता है? सीमित, जिसका कोई सीमा हो। लेकिन वहीं असीम का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई भी सीमा न हो, कोई भी लिमिटेशन न हो। तो इसलिए ससीम का विलोम असीम हुआ। अन्य ऑप्शन क्यों गलत है? तो जो दुराज शब्द है ये कोई शब्द नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे ऑप्शन बनाने के लिए लिखा गया है। और जो संगत है इसका अर्थ होता है उपयुक्त या फिर योग्य, ठीक है। और सार्थक जो शब्द है इसमें, इसका अर्थ होता है अर्थपूर्ण या फिर महत्वपूर्ण। कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द हमने यहाँ पे लिए हैं एग्जाम्पल में, और इसे आप याद भी कर सकते हैं। अग्रज का विलोम होता है अनुज, अनुराग का विराग, अग्नि का विलोम जल, अतिवृष्टि की अनावृष्टि, अनुकूल का प्रतिकूल, अंत का आदि, अल्प का अधिक, अपना मतलब पराया, अपेक्षा का जो विलोम होता है वो उपेक्षा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आकाश का जो विलोम होता है पताल होता है, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति, अमर का मर्त्य, अगम का सुगम, अमृत का विष, अंधकार का प्रकाश, अकाल का सुकाल, आधुनिक का प्राचीन और उष्ण का शीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल का सही लिंग क्या है। जो खेल है वो कौन सा लिंग है? जो खेल है वो एक प्रकार का पुल्लिंग है। यहाँ पे खेल शब्द पुल्लिंग है। उदाहरण के लिए हम खेल रहे हैं, यह एक अच्छा खेल है और यह खेल बहुत रोमांचक है। खेल को पुल्लिंग शब्द माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किशोर ने मटमैला चादर ओढ़ रखा है। वाक्य में विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। ये सेंटेंस है कि किशोर ने मटमैला चादर ओढ़ रखा है। इसमें कौन सा शब्द है जो विशेषण है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। इसमें देखिए, जो मटमैला है वो चादर की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, मटमैला चादर है। तो इस जो मटमैला है ये विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और वे बताते हैं कि कोई चीज़ कैसी है और किस तरह की है या फिर कितनी है। इस वाक्य में मटमैला शब्द चादर शब्द की विशेषता बता रहा है और यह बता रहा है कि चादर कैसी है। किशोर एक संज्ञा है जो व्यक्ति को दर्शाता है, और चादर भी एक संज्ञा है जो वस्तु को दर्शाता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा मटमैला ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि अधम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अधम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अधम का मतलब होता है गिरा हुआ व्यक्ति या फिर नीच व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीच हो जाएगा। ओके, देखिए अधम शब्द का अर्थ होता है बहुत ही नीच, बुरा या फिर कमतर। ओके, और नीच शब्द जो है अधम के समान अर्थ रखता है और इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जो बहुत ही कमतर या बुरा हो। ओके, तो अधम क्या हो गया? अधम और नीच एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जो श्रेष्ठ शब्द लिया गया है ऑप्शन में, इसका अर्थ होता है बहुत अच्छा, उत्तम या फिर सर्वश्रेष्ठ। सामान्य शब्द मतलब होता है साधारण या फिर औसत। अच्छा का अर्थ होता है उत्तम, सुंदर या फिर अच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ शब्दों के जो है पर्यायवाची लिए हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। आकाश का होता है आसमान, नभ, व्योम, अंतरिक्ष। पानी का जल, नीर, तरल और उदक। घर का पर्यायवाची होता है गृह, निवास, आशियाना और मकान। सूर्य का पर्यायवाची रवि,
दिनकर, भानु और आदित्य होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची चांद, इंद्रमा और सोम होता है। आँख का पर्यायवाची नेत्र, चक्षु, नयन। ओके। कामना का होता है इच्छा, अभिलाषा और वासना। हंसी का पर्यायवाची मुस्कान, प्रसन्नता और हास्य होता है। रोना का विलाप, रुदन और फुहार। दुख का पीड़ा, वेदना और कष्ट पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि संघर्ष का सही संधि विच्छेद क्या है। संघर्ष का जो सही संधि विच्छेद होगा वो सन प्लस हर्ष होगा। सन प्लस हर्ष, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये घर्ष है इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सन प्लस हर्ष। यहाँ पे देख सकते हैं संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार होता है। और संघर्ष शब्द में सन और एक सेकेंड, यहाँ पे संहर्ष हमने बोल दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, सन प्लस घर्ष होगा संघर्ष का संधि विच्छेद। सन और घर्ष दो मूल धातुएं हैं। इन दोनों धातुओं के मेल से संघर्ष शब्द बना है। सन उपसर्ग है और घर्ष क्या है, धातु है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद का उदाहरण हमने लिया है। जैसे कि पहला सुंदर का संधि विच्छेद सु प्लस अंदर होगा और स्वर संधि है ये। दिक्पाल का संधि विच्छेद दिशि प्लस पाल होता है, विसर्ग संधि है। प्रातःकाल का प्रातः प्लस काल, ये विसर्ग संधि है। चंद्रिका क्या है, चंद्र प्लस इका स्वर संधि है। सत्कर्म सत प्लस कर्म विसर्ग संधि है। मनोरथ मतलब मनो प्लस रथ मतलब मनोधन रथ स्वर संधि है। और नदीप जो है नदी धन अप विसर्ग संधि। और वसुधरा जो है वसुधन धरा स्वर संधि है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। तो यहाँ पे वैसे शब्द को चुनना है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा। यहाँ पे लिख में लिख जो है मेन शब्द है और आवट जो है एक प्रकार का प्रत्यय है। तो ये इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। लिखावट शब्द में लिख मूल शब्द है और आवट प्रत्यय है। आवट प्रत्यय क्रिया से संज्ञा बनाता है इसको। ठीक है, लिखना जो है क्रिया होता है, आवट जब जुड़ गया तो लिखावट हो गया, वो संज्ञा हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दोष का सही लिंग क्या है। दोष है वो क्या है, कौन से लिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। दोष एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आमतौर पर कहते हैं कि उसमें बहुत दोष है, ना कि उसमें बहुत दोषी है। उदाहरण के लिए, इस काम में मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए पुल्लिंग हुआ दोष। इस मशीन में कोई दोष नहीं है, इसमें से भी जाहिर होता है कि दोष जो है पुल्लिंग है। और वैसे भी दोष को यहाँ पे हम लोग के हिंदी जो डिक्शनरी है उसमें पुल्लिंग ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि चंचल का विलोम क्या होगा। चंचल का विलोम जो होगा वो स्थिर होगा। ओके, चंचल मतलब होता है जो चंचल मन का हो, जो कि स्थिर न हो, और उसका विलोम हो जाएगा स्थिर। यहाँ पे देखिए, चंचल का अर्थ होता है जो बार बार बदलता रहे या फिर अस्थिर रहे या फिर चपल। और स्थिर का अर्थ होता है जो स्थिर रहे, अचल या फिर स्थिर। अन्य जो विकल्प दिया गया है गतिशील, इसका अर्थ होता है गतिशील जो चलता रहता है, यह चंचल का विलोम नहीं है। अस्थिर जो है इसका अर्थ चंचल के समान ही होता है। निर्जीव जो है इसका अर्थ होता है जिसमें जीवन नहीं है, यह भी चंचल का विलोम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण के लिए, एक बच्चा बहुत चंचल होता है जबकि एक बूढ़ा आदमी आमतौर पर स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। यहाँ पे विसर्ग संधि पूछा गया है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विसर्ग संधि का। यहाँ पे निराशा जो है विसर्ग संधि है। यहाँ पे देख लीजिए विसर्ग संधि क्या होती है। जब किसी शब्द के अंत में विसर्ग आता है, विसर्ग आता है और अगले शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो, तो दोनों वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, नी प्लस आशा है। देखिए नी के बाद में विसर्ग आ रहा है और जो अगला जो शब्द है वो आ से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आ क्या है, एक स्वर है। तो यहाँ पे नी में जो विसर्ग आया है और अगला जो शब्द शुरू हो रहा है धन के बाद में, वो स्वर से शुरू हो रहा है। इसलिए क्या है, नी प्लस आशा निराशा जो है एक प्रकार का विसर्ग संधि है।
यहाँ पे देख सकते हैं सुयोग में विसर्ग संधि क्यों नहीं है, इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि सुयोग का विच्छोद होता है सु प्लस योग। दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर बनता है। ओके, यहाँ सु के अंत में उ और योग के शुरुआत में उ है, इसलिए दोनों मिलकर उ बन गए हैं। यहाँ पे दो स्वरों से मिलकर बनता है दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची अभिलाषा नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। संकोच जो है अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे इच्छा, कामना और आकांक्षा जो है अभिलाषा से मिलता जुलता शब्द है, पर्यायवाची है। यहाँ पे अभिलाषा का अर्थ होता है मन में कोई चीज़ पाने की तीव्र इच्छा या फिर आकांक्षा, और इच्छा, कामना, आकांक्षा ये सभी शब्द जो है अभिलाषा के समानार्थी हैं और किसी चीज़ के पाने की इच्छा को दर्शाते हैं। वहीं जो संकोच शब्द है इसका अर्थ होता है डर या फिर शर्म के कारण कोई काम करने में हिचकिचाना। यह अभिलाषा के बिल्कुल विपरीत अर्थ रखता है। अभिलाषा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं मनोरथ, आस और लालसा। उदाहरण में मुझे डॉक्टर बनने की अभिलाषा है और उसकी कामना थी कि वह एक दिन लेखक बने। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। यहाँ पे देखिए महाशय का संधि विच्छेद होता है मह प्लस आशय। सुयोग का होता है सु प्लस योग, ये भी सही है। दुर्बल का होता है दु प्लस बल, ये भी सही है। यहाँ पे जो निश्चय है ये गलत संधि विच्छेद है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आगे देख लीजिए, समझते हैं इसको। दुर्बल का दु, यहाँ पे दु प्लस बल होता है। ओके, और सुयोग का सु प्लस योग ये भी सही है। महाशय का मह प्लस आशय सही है। यहाँ पे देखिए, लेकिन जो निश्चय शब्द है इसका संधि विच्छेद जो नीह प्लस श्चय बताया गया है ये गलत है। इसका संधि विच्छेद करेक्ट होगा नीह प्लस चय, ये होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि समाप्त का सही विलोम क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। समाप्त मतलब होता है अंत और उसका विलोम हो जाएगा आरंभ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रतिभा का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची है। प्रतिभा का यहाँ पे सबसे उपयुक्त पर्यायवाची शब्द पूछा गया है और ये चारों ऑप्शंस आपको देखने में सेम ही लगेगा। प्रतिभा का आपको पर्यायवाची लग सकता है, लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट, सबसे जो नज़दीकी पर्यायवाची है वो होगा योग्यता। ओके, क्यों होगा उसे हम लोग समझते हैं। बुद्धि जो शब्द है उसका अर्थ होता है सोचने और समझने की क्षमता, और यह प्रतिभा से मिलता जुलता है, लेकिन प्रतिभा में किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता का भाव अधिक होता है, इसलिए बुद्धि आंसर नहीं होगा। जो योग्यता शब्द है, योग्यता का अर्थ होता है किसी काम को करने की क्षमता, या यह भी प्रतिभा का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन प्रतिभा में जन्मजात क्षमता का भाव अधिक होता है, इसलिए योग्यता यहाँ पे आंसर नहीं होगा। जो प्रतिभाशाली शब्द है यह एक विशेषण है, न कि संज्ञा। जैसे कि प्रतिभा है, यहाँ पे संज्ञा पूछा गया है और यहाँ पे प्रतिभाशाली एक प्रकार की विशेषण है जो कि किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है या किसी व्यक्ति के बारे में बताता है कि उसके पास प्रतिभा है या फिर नहीं। ठीक है, मतलब प्रतिभा है। और जो ज्ञान शब्द है, ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी या फिर समझ। यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये भी आंसर नहीं होगा, लेकिन योग्यता ही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। लेकिन प्रतिभा में जन्मजात क्षमता का भाव अधिक होता है और सबसे जो नज़दीकी ऑप्शन है इसमें योग्यता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ पे बी करेक्ट होगा। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, होमवर्क के रूप में आप इसे समझिए और कितना क्वेश्चंस आपने सही किया आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया है, हम लोग उसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो सेट होगा उसमें शामिल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।